नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार पर नजर डालने से पहले देख लेते हैं क्या है आज सौदा आपका में खास। सौदा आपका में आज कमोडिटी बाजार खुलते ही कमाई की टिप्स, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, नतीजों पर प्रेस्टीज एस्टेट्स, इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स घोषित करे, बेहद कमजोर नंबर्स, मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ तमाम छोटे शेयर्स जहां पे ऊंची छलांग लग रही है उन पे फोकस होगा। और आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक और इंपॉर्टेंट दिन, निफ्टी की 3 कंपनीज एसीसी, अंबुजा और सिप्ला अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगी। रिजल्ट से पहले बेचें या रखें, उस पर फोकस और वायदा बाजार में स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद करेंगे और साथ साथ आपके शेयरों पर फटाफट सलाह भी लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख कमोडिटी बाजार पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगातार $1190 के ऊपर बना हुआ है। वहीं घरेलू बाजार में यह 28,000 रुपए के पार है। हालांकि एक साल के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद घरेलू मार्केट्स में सोने की मांग घट गई है। ऐसे में इस पर प्रति ऑन्स करीब $25 का डिस्काउंट चल रहा है। आज फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेनेट येलेन की अमेरिकी संसद में भाषण होने वाला है, टेस्टिमनी जिसे हम कहते हैं, जो भारतीय समय अनुसार शाम 8:30 बजे होगी और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस बीच कच्चे तेल में कल की भारी गिरावट के बाद आज करीब 2% की तेजी आई है। दरअसल अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने कच्चे तेल पर अनुमान घटा दिया है। वहीं एपीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में क्रूड का भंडार करीब 24 लाख बैरल बढ़ गया है। ये बढ़त अनुमान से कम है। ऐसे में क्रूड की कीमतों को सपोर्ट मिला है। हालांकि आज EIA की इन्वेंट्री रिपोर्ट आज शाम को आएगी। वही LME पर कॉपर में दबाव दिख रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की रिकवरी है। ऐसे में देखेंगे घरेलू कमोडिटी मार्केट की शुरुआत के लेवल्स के आसपास होती है और जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आज रणनीति क्या बनाए। लेकिन कच्चे तेल में ध्यान रखें, कल का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग था। 8% का तगड़ा प्रेशर देखने को मिला। एक बार फिर से वो डिमांड साइड के इश्यूज आते हुए सप्लाई डिमांड कंसर्न्स भारी पड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन आज कच्चा तेल वापस उभरता हुआ काफी हद तक कल की पिटाई के बाद रिकवर करता हुआ 2% के आसपास मजबूत है। क्यों है? क्योंकि स्टेटमेंट आया है ईरान के ऑयल मिनिस्टर की तरफ से। ईरान प्रेस टीवी को उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो सऊदी अरेबिया से बातचीत करने को तैयार हैं, कोऑपरेशन के लिए तैयार है, निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं ताकि करंट कंडीशंस जो है ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में उसे सुधारा जा सके। बीच में आपको याद होगा कच्चे तेल में तूल आया था जब खबरें थी कि ओपेक नॉन ओपेक के बीच में कुछ सांठगांठ हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टॉक कच्चे तेल की प्राइसेस वापस प्रेशर में आई थी और अब फिर से अटकलें तेज होती है और ईरान और सऊदी अरेबिया का नाम सामने आना, उसके चलते आप देख रहे हैं यहां पे बाउंस आता हुआ। और भी डिटेल्स हैं लेकिन मैं आगे शेयर करूंगा आपके साथ। इस वक्त कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग होती हुई देखते हैं कि सब तक रिस्पाइट इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलता है। कच्चे तेल में सबकी नजरें वहां पर टिकी हुई हैं। 28 के आसपास नाइमेक्स, 31 के 30 के आसपास ब्रेंट कामकाज करता हुआ भारतीय बाजारों में 1/4% की बढ़त, ₹5 ऊपर 1944 के लेवल्स पे यहां पे शुरुआत होती हुई। ध्यान रखिए EIA इन्वेंट्री डेटा आज आएगा, हम हाईलाइट कर चुके हैं, उस पर सबकी नजरें होंगी। इनफैक्ट अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो EIA है, उसने 2016 का जो डिमांड ग्रोथ फोरकास्ट थे वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिए। तो उस बात को आपको लेकिन जहन में रखना जरूरी है। इसके अलावा सोना आपकी स्क्रीन पर हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होती हुई, लेकिन सोने ने गजब का मोमेंटम दिखाया है जब अक्रॉस कमोडिटीज, अक्रॉस एसेट क्लासेस प्रेशर था। इकलौती ऐसी पॉकेट जो चमक रही थी। इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी $1190 के ऊपर कामकाज होता हुआ, भारतीय बाजारों में भी 28,000 के कंफर्टेबली ऊपर, 28,320 के लेवल्स। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में भी हाईलाइट किया था, इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा प्रेशर, इन लेवल्स के आसपास कुछ अटकता हुआ सोना नजर आ रहा है। चांदी आपकी स्क्रीन पर आएगी और वहां पे प्रेशर ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 1.5% दबाव के साथ कामकाज इस समय हो रहा है। भारतीय बाजारों में भी 1-1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई, लेकिन 7.5 महीनों के हाईज पे इंटरनेशनल मार्केट्स में, ऑलमोस्ट 9 महीनों के हाईज पे भारतीय बाजारों में सोना इस समय कामकाज कर रहा है। और बेसिकली वो सेफ हेवन, वो रिस्क एवर्जन जो था, लोग रिस्कियर एसेट्स में पैसा नहीं डाल रहे थे क्योंकि आपने देखा होगा क्रॉस इक्विटी क्लासेस पिटाई हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे।
इन सब से सोने को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। ना सिर्फ सोने को, सेफ हेवन बेट्स मानते हैं हम जापानीज येन को, सेफ हेवन बेट्स मानते हैं हम यूएस ट्रेजरी को। इन सब में लाइकवाइज अच्छा मोमेंटम था, तो पूरी तरह से सेफ हेवन की अपील सोने को चमकाती हुई। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कॉपर एकदम सपाट, महज 35 पैसे का दबाव, 306 रुपए के आसपास शुरुआत। निकेल में 1 रुपए 40 पैसे की मजबूती, 1/4% ऊपर, 553.30 के लेवल्स। एल्यूमिनियम 101 रुपए 20 पैसे, प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है। लेड 25 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत, और जिंक में भी लाइकवाइज अभी भी प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं है। कल के क्लोजिंग लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एग्री कमोडिटीज, सोयाबीन 1 रुपए का दबाव, 37.18 के लेवल्स। मस्टर्ड सीड में 6 रुपए की कमजोरी, 39.22 के लेवल्स पर यहां पे शुरुआत होती हुई। सोयाइल 614 रुपए, महज 30 पैसे की कमजोरी लेकिन दबाव के साथ शुरुआत। क्रूड पाम ऑयल में भी 1 रुपए 10 पैसे का दबाव, 1/4% नीचे, 469 के लेवल्स। चने में 2 रुपए की मजबूती है, 42.89 के लेवल्स, तो एकदम कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। ग्वार सीड 31 रुपए का दबाव, 1% कमजोरी, 29.89 पे शुरुआत। चीनी के कल के क्लोजिंग लेवल्स हैं, प्राइस एक्शन पिकअप नहीं हुआ है। बार्ले 1428 के लेवल्स, 3 रुपए की मजबूती। वीट 13 रुपए नीचे, तो ऑलमोस्ट 1% का दबाव दिखाता हुआ। हल्दी में 6 रुपए की मजबूती है, 89.04 के लेवल्स पे समय कामकाज। जीरा 80 रुपए नीचे, तो आधे % से ज्यादा का दबाव, 14,100 के लेवल्स के आसपास ट्रेड। कार्डमन 19 रुपए की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। मेंथॉइल 908 रुपए 40 पैसे, तो कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास यहां पे कामकाज हो रहा है। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग समझने और आज के लिए रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। रेलिगल कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव और साथ साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। सुगंधा, सबकी नजरें तो कच्चे तेल में है, कल तगड़ा प्रेशर, लेकिन आज कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिल रही है। कितना तवज्जो इस रिकवरी का आप ईरान ऑयल मिनिस्टर की बयान को देंगी, और कितना वाकई इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लैंडस्केप में बयान की सऊदी अरेबिया के साथ करार करने को तैयार हैं, डील करने को तैयार हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें, ऑल बिकॉज ऑफ in hopes of a deal between OPEC and non-OPEC, इसी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने काफी सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है। ऑन वन हैंड वी हैव सीन सिग्निफिकेंट अपसाइड, एंड देन अगेन जो होप्स डिमिनिश हो गई थी कि कोई डील नहीं होगी, आउटपुट कट होने के चांसेस कम है, इसी वजह से वापस से हमने प्राइसेस में सिग्निफिकेंट स्लाइड आते हुए देखा है, जहां क्रूड ऑयल इट्स करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 12-year लोज ऑल्सो। और अगर माइनस क्रूड की बात करें, देन अगेन इट्स टेकिंग सपोर्ट अराउंड 27.5 एरिया। मुझे लगता है अभी एक मार्जिनल अपटिक डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, बिकॉज ईरान ने ये इंडिकेट किया है दैट इट्स लाइकली टू कोऑपरेट विद सऊदी अरेबिया। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रही है। आज मार्केट की नजर रहेगी EIA इन्वेंट्री डेटा की तरफ भी, जिसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी ओवर सप्लाई कॉन्टिन्यूड है मार्केट में, और EIA ने ये भी इंडिकेट किया है कि ये ओवर सप्लाई अभी द होल ऑफ 2016 कंटिन्यू कर सकती है। और यूएस का आउटपुट भी अभी ग्रेजुअली ही कम होगा, अभी बहुत जल्दी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से अगर हम ओवरऑल देखें, डेफिनेटली प्राइसेस में प्रेशर बना रहेगा। और अगर हम लेवल्स की बात करें, 1900 का लेवल मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। ओके, तो खरीदारी करने की सलाह होगी। मोमेंटम में है, बहुत ज्यादा बिकवाली आ गई थी, तो वैसे भी सपोर्ट है इस खबर का कि ईरानियन ऑयल मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट्स आए हैं। लेकिन ध्यान रखें, सुगंधा भी उस बात को हाईलाइट कर रही है, ध्यान रखना इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जब $35 तक ब्रेंट जाता हुआ नजर आया था, तो बस ये था, अटकलें ये थी कि ओपेक नॉन ओपेक के बीच में सहमति होगी, पर जैसे जैसे समय निकलता गया, लोगों को रियलिस्टिक पिक्चर सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद वापस पिटाई हुई थी। अब कल के तगड़े प्रेशर के बाद ईरानियन ऑयल मिनिस्टर के स्टेटमेंट आते हुए जो फिर से प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मोमेंटम में प्ले करें, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कन्विक्शन उस स्टेटमेंट पे शायद नहीं आ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास सुगंधा, और सोने पे खासतौर पर फोकस करना चाहूंगा, लेकिन आज था एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर आज कहां है? एग्री कमोडिटीज की बात करें तो बेसिकली टर्मरिक की बात करें, काफी अच्छी क्वालिटी की टर्मरिक का अराइवल हुआ है मार्केट में। डिमांड काफी स्ट्रांग यहाँ पे स्पॉट मार्केट में बनी हुई है, जिसकी वजह से राइजेस यहाँ पे आगे चलते हुए और देखने को मिल सकता है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 8800 के आसपास बाइंग का कॉल इस काउंटर पे रह सकता है, 8530 के स्टॉप लॉस के साथ, 9100 से लेकर 9150 के पॉसिबल टारगेट के लिए। ओके, तो हल्दी खरीदारी करने की सलाह है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए। लेकिन सुगंधा, सोना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीसेंट मल्टी मंथ हाईज पे कामकाज होता हुआ, लेकिन घरेलू बाजार में अब वो $25 के आसपास का डिस्काउंट होना शुरू हो चुका है। क्या इंडिकेटिव है कि जो रीसेंट मोमेंटम था, रीसेंट रैली थी, अब फिजल आउट होना शुरू होगी, शायद दबाव बनता हुआ नजर आए? या आशीष, थोड़ा दबाव डेफिनेटली देखने को मिलता है। प्राइस ने पिछले सेशन में भी देखा
कि देयर हैज बीन सम प्रॉफिट बुकिंग इन प्राइसेस। और साथ ही साथ अगर हम आज के सेशन की बात करें तो रुपी में जो इनिशियल स्ट्रेंथ हमने देखी है उसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस पर इनिशियली प्रेशर आ रहा है। एंड इसके अलावा मार्केट की नजर रहेगी फेड चेयर जेनेट येलेन की टेस्टिमनी की तरफ, जहां मार्केट को फर्दर क्यूज मिल सकते हैं अबाउट द पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक इन द यूएस। नो डाउट अगर अभी हम पीछे कमेंट्स की बात करते हैं, दे हैव बीन स्लाइटली डोविश फ्रॉम द फेड ऑफिशियल्स, जिसकी वजह से रेट हाइक इन द मंथ ऑफ मार्च डिमिनिश हो गए थे इसके चांसेस। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच हैज एक्चुअली स्लिप्ड सिग्निफिकेंटली लोअर और वेज ग्रोथ भी काफी बढ़ी है यूएस में इन द मंथ ऑफ जनवरी, इसकी वजह से दोबारा से मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं कि यस देयर कैन बी फर्दर रेट हाइक इन द मंथ ऑफ मार्च एंड ऑल्सो अबाउट द पेस ऑफ फर्दर रेट हाइक। तो मार्केट की नजर इस पर काफी रहेगी। आज इंट्राडे सेशन में देखें तो मार्केट में 180 के लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। सो इंट्राडे सेशन में हमारी स्टिल एडवाइस रहेगी बाइंग कर सकते हैं, बट येस वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज गोल्ड ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। सो हमारी एडवाइस रहेगी 28,280 से 300 के लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 28,180 और हायर साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 28,530। हैविंग सेड गोल्ड के प्राइसेस में 28,530 के लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अनलेस एंड अनटिल ये लेवल ब्रेक हो एक फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। ओके जैसे सुगंधा हाईलाइट भी कर रही थी, ध्यान रखें सबकी नजरें आज वो फेड चेयर की टेस्टिमनी है जिसे हम बयान कहते हैं, वहां के पार्लियामेंट के सामने वो जो स्टेटमेंट्स आएंगे बाजार बहुत कीनली उन्हें वॉच आउट करेगा। इंडिकेशंस होंगे शायद उस स्टेटमेंट में आगे ब्याज दरों की ट्रेजेक्टरी कैसी रहने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको आप कीनली वॉच आउट करें। भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे आज शाम को वो टेस्टिमनी है, वो बयान है। लेकिन बेस मेटल्स चाइना के मार्केट्स तो खैर वो लूनर न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस में एक हफ्ते झूम रहे होंगे। जो यूरोप से संकेत आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। अब वो फिर से बैंकिंग स्पेस को लेकर, इटली को लेकर, माइनिंग कंपनीज को लेकर तमाम कंसर्न्स हाईलाइट हो रहे हैं। मैं बेस मेटल की सुगंधा क्या करूं? बेस मेटल्स में मुझे आज वापस से बाइंग नजर आती है। अगर हम यूरो को देखें तो यूरो हैज सर्ज सिग्निफिकेंटली टू 3 मंथ हाई, जिसकी वजह से बेस मेटल के प्राइसेस को एक सपोर्ट मिल सकता है। प्रीवियस सेशन में डेफिनेटली हमने एक करेक्शन आते हुए देखी है, बट ओवरऑल मोमेंटम अभी भी मुझे स्ट्रांग नजर आता है। हमारी टॉपिक रहेगी जिंक, जहां आई वुड एडवाइज टू गो फॉर बाय एट लेवल्स ऑफ अराउंड 113.5 ऑन अ स्मॉल डिप, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 112.30 और हम हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 116। इसके साथ कॉपर भी मुझे पॉजिटिव नजर आता है। कॉपर की प्राइसेस में भी 303 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट है। कॉपर में भी अगर प्राइसेस 307 के ऊपर सस्टेन करते हैं, इन दैट सिनेरियो वी कैन गो फॉर बाय इन कॉपर एज वेल फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 311। ओके चलिए, आप दोनों का शुक्रिया सुगंधा और आस्था। क्विकली रैप अप कर दूं, कच्चे तेल में खरीदारी करने के मौके ढूंढे, मोमेंटम अच्छा आया है, पिकअप होगा शायद यहां से, तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर जो सुगंधा सुझा रही हैं। सोने में कॉशियस रहें, थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में नजर आता है, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से फिर भी खरीदारी करने के मौके होंगे। यहां पे बेस मेटल्स में खरीदारी करने के मौके होंगे। खास टॉपिक है जिंक, जिसमें 116 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। कॉपर में 307 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो खरीदारी के मौके ढूंढें, तब शायद आपको 311 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। आस्था का मानना है एग्री कमोडिटीज में टॉप पिक आज की जो होगी वो हल्दी यानी कि टर्मरिक, 9100 के टारगेट्स के लिए यहां पर 8800 के आसपास के लेवल्स पर बाय इनिशिएट करें। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक, आगे सौदा आपका में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, एक्शन वाले शेयरों पर मानव चोपड़ा से बातचीत, साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट्स के मैनेजमेंट जुड़ेंगे हमारे साथ, इरफान रजाक साहब, उनसे जानेंगे क्या वजह थी ये जो बीटा क्वार्टर था इतना कमजोर रहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बाजार और एक्शन वाले शेयरों की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का, और इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया है एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समीत चौहान की तरफ से। उनका मानना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें खरीदारी करके चलें। 915 के स्टॉप के साथ 1038 के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। पर क्योंकि रिलायंस की बात हो गई है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन इसी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, लेकिन हालांकि एंजल ब्रोकिंग की है, बाय रिकमेंडेशन है। लेकिन चलिए इससे पहले मैं आज के एक्सपर्ट से बातचीत की शुरुआत करूं, क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक ले लीजिए, और कोई रिस्पाइट नहीं भारतीय बाजारों के लिए। ये लगातार इस हफ्ते का तीसरा दिन है जब भारतीय बाजार कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं।
सोमवार को आपको याद होगा आखिरी 1 घंटे में अचानक एक तगड़ा सेल ऑफ आया था। कल तो हम ग्लोबल क्यूज के तरफ पे गैप डाउन खुले यानी कि मंगलवार को, और कोई अटेम्प्ट नहीं करा हमने एक रिकवरी का, और आज भी कमजोर शुरुआत और उसके बाद और फिसलते हुए नीचे। आज हम फ्रेश 52 वीक लोज यानी कि नए साल के न्यूनतम स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, तीनों अपने 52 वीक लोज पे आज आपको नजर आएंगे। तो तगड़ी पिटाई, इस समय 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज। निफ्टी 7250 के कन्विंसिंगली नीचे, और इनफैक्ट अपने 52 वीक लोज के नीचे अब वो स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। 60 पॉइंट के आसपास का दबाव है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की भी पिटाई होती हुई 1% की कमजोरी, और मार्केट ब्रेथ मूड बयां करता है। 1:4 या 1:5 का रेशियो है, यानी कि 80% या उससे ज्यादा शेयर इस समय जो कामकाज कर रहे हैं लाल निशान में कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 1.5% नीचे। पीएसयू बैंकिंग साइड अगर उस बैंक्स में देख लें आप तो और ज्यादा प्रेशर जैसे ऑपरेट हम लगातार देख भी रहे हैं, तो ये पॉकेट तो दबाव बना ही रही है। साथ में फार्मास्यूटिकल्स, साथ में मेटल्स, ये सब प्रेशर में। एक ही एक कॉर्नर है बाजार में रिस्पाइट का, जिसने 2 दिनों से हमें परेशान करा था, वो था आईटी। मंडे को वो वहां नैस्डैक में जो फ्राइडे को पिटाई हुई थी तमाम आईटी स्टॉक्स की, उसका हमने खामियाजा भुगता। मंडे को पिटाई हुई। कल वो कॉग्निजेंट के नंबर्स के बाद आपको याद होगा इंडेक्स में 3.5% का प्रेशर देखने को मिला था। आज लेकिन कुछ रिस्पाइट के साथ कामकाज। इन्फोसिस दिन के हाई 1.25% के आसपास के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए मार्केट्स में क्या रणनीति हो, कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं। मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के हेड टेक्निकल एनालिस्ट मानव चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। मानव, फ्रेश 52 वीक लोज, क्या करना चाहिए और दबाव नजर आता है क्या चार्ट्स पर? एब्सोल्युटली, आई थिंक जो ट्रेंड अभी भी निफ्टी का बरकरार है वो ऑन दी डाउन साइड है। एंड लास्ट 2-3 दिनों से अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर गैप के साथ ओपन हो रहा है एंड लोअर क्लोज दे रहा है। सो क्लियरली अगर ऑसिलेटर्स और ब्रेथ दोनों की बात की जाए तो काफ़ी वीक मोमेंटम में चल रहा है मार्केट। सो नियर टर्म पर्सपेक्टिव में जो ट्रेंड है वही बरकरार रहेगा। तो उसके चलते निफ्टी में हमारी सलाह है कि सेल ऑन राइस की सलाह है। 7260 तक के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऑन द इंट्राडे बेसिस, तो एक बार 7300 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लोअर साइड में हमारा मानना है कि एक बार 7120 के टारगेट्स आ सकते हैं। ओह, तो प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ और 7120 के टारगेट, यानी कि यहां से अभी भी 100-125 पॉइंट के आसपास का दबाव शायद हमें और झेलना बाकी रह गया, और वो तो ट्रेडिंग आइडिया है, उन लेवल्स के आसपास हो सकता है। मानव अपने कॉल को रिविजिट भी करें, लेकिन दबाव खासतौर पर दिग्गज जो बना रहे हैं वो क्विकली आपको बता दूं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, आईटीसी, एक्सिस बैंक, और इसमें एचडीएफसी बैंक भी जोड़ रहा हूं मैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे प्रेशर है। चुनिंदा हेवीवेट जैसे कि एचडीएफसी, आईटीसी और टाटा मोटर्स ये दबाव बना रहे हैं इस समय। मैं वेटेज के लिहाज से बात कर रहा हूं, उनका सबसे ज्यादा प्रेशर है। लेकिन चलिए, मानव हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, इसके बाद मानव से जानने की कोशिश करेंगे। हमने निफ्टी में तो रणनीति ली, मानव से जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स क्या होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और मानव हमारे साथ बने हुए। मैंने आपको प्रॉमिस करा था, मानव ने अपनी निफ्टी स्ट्रैटेजी तो बताई थी, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी हैं उनके पास। मानव प्लीज बताएं। बिल्कुल, आई थिंक मार्केट सिनेरियो देख के हमारा सेल स्ट्रैटेजी है। सो फॉर द नियर टर्म हमारे पास 2 सेल कॉल्स है, जिसमें से पहला है सेल ऑन यूनियन बैंक फ्यूचर्स। अगर हम डेली चार्ट देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी अपने रीसेंट लेव से 15 to 20% की करेक्टिव रैली देख ली है, एंड कहीं ना कहीं ये जो राइज देखा है हमने, वहाँ से स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच कर दिया। सो आई थिंक इन द नियर टर्म स्टॉक अपने ओरिजिनल डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकता है। एंड अभी भी पीएसयू बैंक्स में काफ़ी सेल ऑफ हम देख चुके हैं, और आज भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ट्रेड करा है। सो उसके चलते इस यूनियन बैंक में एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 125 का फ्यूचर्स में, एंड लोअर साइड हमारा टारगेट 115 का है। सेकंड कॉल है सेल ऑन टाटा ग्लोबल फ्यूचर्स। अगर हम ये चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन दिया है, एंड स्टॉक अभी सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स बना रहा है। डेली चार्ट में जो ब्रेकडाउन हुआ है वो काफी वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। सो इसमें 122 का स्टॉप लॉस लगा के 110 के टारगेट पे होल्ड कर सकते हैं। चलिए, आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। हमारे साथ मानव चोपड़ा तो बने रहेंगे, साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट मनीष शर्मा भी जुड़ेंगे। बाजार खुलते ही सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बनाया 52 हफ्तों का नया निचला स्तर।
खराब ग्लोबल संकेतों के बाद जारी है गिरावट। सरकारी बैंकों ने बनाया बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव। वायदा कारोबार में टॉप 10 में से 7 गिरने वाले ज्यादा बैंकिंग शेयर। पीएनबी में कल की गिरावट और गहराई। कमजोर नतीजों के डर से आईओबी और यूको बैंक भी टूटे। आज एसीसी और अंबुजा में नतीजों से पहले कमजोरी। यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर मिलने के बाद इफ्का लैब का शेयर 4.5% टूटा। वार्निंग लेटर में दवाओं को रिकॉल करने को कहा। और देश भर के ज्वेलर्स हैं आज हड़ताल पर। 2 लाख रुपए से ज्यादा की शॉपिंग पर पैन नंबर जरूरी करने से हैं नाराज। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर इस वक्त कोई एडवाइस की जरूरत है। चाहे आपने कोई सौदा किया हो और उस पर आप राय लेना चाहते हो या फिर नया सौदा करने से पहले पूछना चाहते हो तो आप हमें जरूर फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800209789 लेकिन हमने एक और सुविधा शुरू की है आपके लिए और वो है व्हाट्सएप की। आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज दें। नंबर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 7045220000 और अगर आपका व्हाट्सएप हमें मिला उसके बाद हम सामने से आपको फोन करके आपके सवाल हमारे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो ये नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मानव चोपड़ा तो हमारे साथ है ही टेक्निकल राय देने के लिए, लेकिन वायदा कारोबार की रणनीति बताने के लिए अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के फाउंडर मनीष शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मनीष, पहले बताएं निफ्टी पर क्या राय है आपकी इस वक्त? जी, निफ्टी में अगर आप देखें ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से तो रेंज आती है 7200 से 7500। 7200 7225 एक अहम सपोर्ट का काम करेगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए 50-60 पॉइंट के रिस्क लेकर 7200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल पुल बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। 7400 के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ओके, और बैंक निफ्टी पर भी क्या खरीदारी करनी चाहिए इतनी पिटाई के बाद? जी, डेफिनेटली काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लगता है एक टेक्निकल पुल बैक यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। 100-150 रुपए का एक रिस्क लेकर 14,500 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 15,000-15,200 तक के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स लूं मैं मनीष शर्मा की और साथ ही दर्शकों के सवाल भी। उससे पहले वक्त है बोर्ड रूम का और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेस्टीज स्टेट के टॉप मैनेजमेंट। और कंपनी के सीएमडी इरफान रज्जाक साहब हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। पहले मैं नतीजे बता दूं हमारे दर्शकों को किस तरह के नतीजे रहे हैं इस वक्त। प्रेस्टीज स्टेट के थोड़े से कमजोरी वाले नतीजे हमें नजर आ रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर नतीजे आएंगे और जहां पर हम देखेंगे कि मुनाफे में कमी आती दिखी है। 78% घटकर 63 करोड़ के आसपास रहा है। आय का आंकड़ा आप देख सकते हैं 72% घटा है। रज्जाक साहब, पहला सवाल मेरा यही है, क्या वजह है मुनाफे में और आय में इतनी तेज गिरावट दिख रही है सर? मुनाफा इसलिए इस क्वार्टर में क्योंकि ये कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन स्टेज में आ गए हैं और वो जब कंप्लीशन होता है हम सारा उसका कॉस्ट हम पिकअप करना पड़ता है। तो जो अगले क्वार्टर्स में उसका प्रॉफिट बुक हुआ था अगर से बजट में इंक्रीज है, अभी इस समय को हम उसको पिकअप करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा इस टाइम तो इस क्वार्टर में मुनाफा कम हो गया क्योंकि हमने कुछ कॉस्ट ओवरहेड को पिकअप करना है। क्योंकि हमने इसका जो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में अकाउंटिंग होता है तो कुछ इसका करेक्शन है। बाकी तो एवरीथिंग इज गुड, सब काम तो ठीक चल रहा है। और जो एबिटा और पैट मार्जिन हैं जो पिछली क्वार्टर के उसी तरह के आएंगे। चलिए, तो फिर ऐसे में सर ये 2016 के लिए जो आपका गाइडेंस है वो आप हासिल कर पाएंगे या उसे कम करने की जरूरत है? नहीं, सेल्स प्री सेल्स में हमने काफी एग्रेसिव टारगेट दिए थे इस साल क्योंकि हमने सोचा था कई प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल जल्दी आ जाएगा, बट इसमें कुछ डिले है, इसके लिए हम लॉन्च कर ना पाए।
और हमारा जो 12 मिलियन का टारगेट था लॉन्च करने का, 12 या 14 मिलियन का, उसको हम ना हासिल कर पाएंगे। करीब 6 मिलियन का लॉन्च होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके लिए तो टारगेट तो हम कम करना ही पड़ेगा, और सेल्स में भी हम करीब 3 से 3.5 करोड़ का अभी टारगेट रिवाइज करेंगे। तो यानी कि 12 मिलियन की बजाय 6 मिलियन होगा, यानी कि लगभग आधा आपके नए लॉन्चेस जो होने वाले हैं उसमें क्वांटिटी आपने आधी कर दी। लेकिन ये बताएं सर कि इस वक्त जो एक आम दर्शक जानना चाहता है वो ये कि ट्रेंड क्या दिख रहा है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की प्राइसेज में और कमर्शियल रियल एस्टेट की प्राइसेज में? क्या आपको लग रहा है कि दबाव है, डिमांड में कमी है और दाम नीचे हो सकते हैं रियल एस्टेट के? क्या ऐसे संकेत हैं? नहीं, देखो, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में तो उसका डिमांड की तो कोई दबाव नहीं है, और जो भाव है, भाव तो घटने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा है कि जो भी इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ते ही जा रहा है, और बल्कि हालांकि गवर्नमेंट के भी फीस बढ़ रहे हैं। अभी इसका सारा आप इकट्ठा करेंगे तो भाव तो बढ़ेगा ही, पर घटने का नहीं है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम स्टेबल रखें भाव को, क्योंकि एकदम बढ़ भी गया भाव तो उसका अफोर्डेबिलिटी बैरियर ब्रीच कर जाएगा, उसका काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट होएगा। तो इसके लिए एक बैलेंस करना चाहिए कि अफोर्डेबिलिटी और टिकट प्राइस भी ठीक से हो, जब जैसा बिक्री भी हो और कस्टमर को भी कुछ फायदा हो। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही सर, क्योंकि आपकी कॉस्ट में काफी कुछ हिस्सा टैक्सेस का और सरकार को दिए जाने वाले पैसे का है, तो ऐसे में भाव घटाना शायद आप जैसी कंपनियों के लिए काफी मुश्किल हो। लेकिन उम्मीद करें कि डिमांड स्टेबल रहे, अगली तिमाही में आपके और बेहतर नतीजे हो। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। प्रेस्टीज स्टेट देख लें, शेयर पर नजर डाल लें एक बार। आज थोड़ा सा कमजोर कारोबार करता हुआ दिखेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नंबर्स के दम पर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। जी हाँ, 8% का नुकसान स्टॉक में इस वक्त आपको नजर आएगा। चलिए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल लिए जाए। सबसे पहले हेमंत हमारे साथ हैं अहमदनगर से। सर पूछिए अपना सवाल। मैंने अरविंद बाय किया 296 पे। ओके, अरविंद लिमिटेड 296 में खरीदा है। ओके, मानव बताएं चार्ट पर क्या सिचुएशन, 296 में फ्यूचर खरीदा है, क्या किया जाए? देखिए, अगर हम इसका चार्ट भी देखें तो स्टॉक ने कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। ऑसिलेटर्स अभी सेल मोड में आ चुके हैं, तो सलाह रहेगी कि अगर ये स्टॉक करंट लेवल्स में बेच दे तो अच्छा है, बिकॉज इसका एक सपोर्ट है 280 और 281 के आसपास। अगर वो इंट्राडे बेसिस में ब्रीच करेगा तो यहाँ से और 4 to 5% की गिरावट आ सकती है। मुझे नहीं लगता इन द नियर टर्म पर्सपेक्टिव स्टॉक में कोई बाउंस बैक आएगा, बिकॉज इंडेक्स अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं गाजियाबाद से और अभय हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर जी, हमारे पास पीएनबी का सर एक लॉट है सर, 105 के साथ 40 की 540 के प्राइसिंग सर। ओके, पीएनबी खरीदा है आपने 105 रुपए का कॉल ऑप्शन 40 पैसे में, राइट? तेजी की पोजीशन बनाई है। जी सर। चलिए पूछ लेते हैं। पीएनबी पिटा है 2 दिनों में, कल और आज नतीजों के बाद। मनीष से राय लूंगा ये। मनीष बताएं क्या करें, ये 40 पैसे में इन्होंने जो कॉल खरीदा है, भाव 15 पैसे है, रखें या निकल जाएं? जी, रखने की राय होगी, क्योंकि 15 पैसे ही लॉस है, कोई ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं है। और मुझे लगता है इसमें अगर एक पुल बैक आता है 40-50 पैसे तक कॉस्ट टू कॉस्ट मिलता है तो एग्जिट करने की राय होगी। लेकिन मानव आपकी राय यूनियन बैंक पर सेल की है, जो मैं आपकी स्टॉक फ्यूचर्स की लिस्ट में देख रहा था। क्या यूनियन बैंक और पीएनबी, आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर? एक्चुअली इन्होंने जिस कॉस्ट में लिया हुआ है, सो डेफिनेटली मैं मनीष के साथ अग्री करूंगा होल्ड के लिए। बट फॉर द स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच लेना हो तो स्टॉक में अभी भी गिरावट होनी बाकी है। एंड पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है नियर टर्म पर्सपेक्टिव और डिक्लाइन आ सकते हैं। चांसेस है कि एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म अगर हम यूनियन बैंक की बात करें तो लोअर टारगेट जैसे मैंने 115 का दिया है। एंड पीएनबी में नियर टर्म में अगर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करीब 77 के आसपास आता है। तो यूनियन बैंक में शॉर्ट करने की राय है, 115 रुपए के लक्ष्य के साथ शॉर्ट करें आप, ये राय है मानव की। और 125 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। तो आज की टॉप ट्रेडिंग पिक्स जो मानव की है उनमें से एक राय उनकी यूनियन बैंक पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की। चलिए अगले दर्शक से बात करेंगे। हमारे साथ पुणे से इस वक्त फोन लाइन पर है रफीक साहब। सर नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, पूछिए सर।
मैंने आईसीआईसीआई बैंक का 215 का एक कॉल लिया हुआ है ₹5.50 पे। ओके। और 200 का पुट लिया हुआ है 6 रुपये। पुट कौन सा लिया है, सेल का या 200 का? हाँ, सेम आईसीआईसीआई बैंक का 200 का पुट लिया है 6 रुपये पे। ओके। और एक टाटा स्टील का पुट लिया है 200 का। 200 का पुट टाटा स्टील का क्या भाव में? ₹5.50 ₹5 पे लिया सर। तो मैं आपको एक बार सौदे दोहरा दूं। आपने आईसीआईसीआई बैंक का कॉल खरीदा है 215 का ₹5.5 में। आईसीआईसीआई बैंक का पुट खरीदा है 200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का 6 रुपए में। और टाटा स्टील का पुट खरीदा है 200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का 5 रुपए में। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक में आपने दोनों तरफ की पोजीशन बनाई है। बड़े मुंह का आप उम्मीद लगाकर बैठे कि या तो बहुत तेजी से भागेगा या बहुत तेजी से गिरेगा। और इसी पर एक राय पहले मैं मनीष से ले लूं। मनीष, पुट और कॉल दोनों खरीदे हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के, बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेड बनाए हैं इन्होंने। 215 का कॉल और 200 का पुट, क्या करना चाहिए? जी, आईसीआईसीआई में होल्ड करने की राय होगी क्योंकि इन्होंने लॉन्ग स्ट्रैंगल किया है और एक बड़ा मूव आ सकता है जिस तरीके के मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील से एग्जिट करने की राय होगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ बेहतरीन पिक्स है मेरे पास हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, बताऊंगा आपको और साथ ही लूंगा दर्शकों के सवाल भी। बने रहिए हमारे साथ। मनीष शर्मा और मानव चोपड़ा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। लेकिन अब ली जाए मनीष की बेहतरीन कॉल स्टॉक फ्यूचर्स की। इंटरेस्टिंग बात है कि मनीष निफ्टी में या खरीदारी की राय दे रहे हैं 7200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ऐसे में जो स्टॉक फ्यूचर्स की कॉल्स है उनकी 3 स्टॉक्स और तीनों ही मजबूत शेयर चुने उन्होंने, ये तो कहना पड़ेगा। मिड कैप स्पेस से हैं। पहला है अपोलो टायर्स, जो कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे देते हुए नजर आया। आज मजबूती के साथ इस कमजोर बाजार में ट्रेड कर रहा है। खरीदना चाहिए इसे मनीष? हाँ जी, डेफिनेटली। लगातार इसमें अच्छा खासा एक लॉन्ग बिल्डअप एक्शन देखने को मिल रहा है और काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक। मुझे लगता है इसमें 148 तक के टारगेट्स इजीली अप्रोच कर सकते हैं और 135 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो अपोलो टायर जहां पर अच्छी पोजीशंस आज बनती दिख रही है नतीजे के बाद, खरीद कर चले 148 के लक्ष्य के लिए और 140 के आसपास खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 141 पर चल रहा है, 4% मजबूत है आज। वैसे ओपन इंटरेस्ट में 3-3.5% की बढ़त। लेकिन अगला स्टॉक ब्रिटानिया, यहां पर भी मैं देख रहा हूं 1% की मजबूती है और खरीदारी करने की राय। कल इसने भी बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए थे। और तेजी बाकी है अभी इसमें? जी, डेफिनेटली अनिल जी। ये स्टॉक्स मुझे लगता है कि अगर निफ्टी यहाँ से रिकवर करता है तो ये स्टॉक्स अच्छा खासा एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बाय करने की राय होगी। 2770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 2970 से लेकर 3000 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। भारत फोर्ज, ये स्टॉक कल निचले स्तर से नतीजे के बाद अच्छा रिकवर होता हुआ दिखा था। आज थोड़ा सुस्त है, 0.5% नीचे। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 1 लाख शेयर जुड़े हैं। आपकी राय खरीदारी की तरफ है, लेकिन आपने 780 के आसपास खरीदारी की बात की थी। अभी इस वक्त है ये 771 के आसपास। तो क्या 780 क्रॉस करे तब खरीदें या अभी भी खरीद सकते हैं? 780 क्रॉस करता है तब खरीदने की राय होगी। ये टेक्निकल प्योरली टेक्निकल बेसिस कॉल है। 750 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहाँ से अगर जैसे निफ्टी में रिकवरी आती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 850 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो बाजार में रिकवरी की उम्मीद के साथ मनीष उम्मीद करें कि ये 3 मिड कैप स्टॉक्स आपको अच्छी कमाई करवा के दे सकते हैं। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। याग्निक साहब हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। सर जी, मैंने जिंदाल स्टील का फ्यूचर 1 लॉट बाय किया है 60 रुपीज पे। जिंदाल स्टील JSPL 60 रुपए में लिया आपने? हाँ, 60 रुपए में लिया है। और क्रॉम्पटन के बारे में मुझे जानना था कि क्या पोजीशन बना सकते हो उसमें? तेजी या मंदी दोनों करने के लिए आप तैयार हैं, राइट? हाँ, चलिए पूछ लेते हैं। मानव, एक तो ये कि JSPL इनकी 60 रुपए में खरीद की हुई है, उस पर क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस टारगेट बताएं इन्हें। और दूसरा, क्या क्रॉम्पटन में तेजी या मंदी का कोई सौदा बनता है इस वक्त इन लेवल्स पर?
मैंने सबसे पहले जिंदाल के बारे में अपडेट करूंगा। जिंदाल में ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है, सो सिंस इन्होंने पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो एटलीस्ट फ्यूचर्स में 58-50 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चले, बिकॉज वो अगर ब्रीच करेगा तो यहाँ से और फर्दर डिक्लाइंस आ सकती है। एंड सेकेंड जो इनका क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, इसमें कोई ट्रेड करने की सलाह नहीं है, बिकॉज स्टॉक अभी भी काफ़ी गिरावट के बाद एक साइडवेज रेंज ट्रेडिंग बैंड में चल रहा है। एंड इन सच अ सिनेरियो ये स्टॉक को अवॉइड करे तो ही सबसे अच्छा रहेगा ऐसी मार्केट सिनेरियो में। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करें, क्रॉम्पटन में कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, एक दो दिन रुक भी आए अग्नि साहब। जिस तरह से बाजार काफी वोलेटाइल है, मत करें ट्रेड, और करें तो फिर ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल मत रखिएगा, वोलेटाइल होंगे बाजार। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा ऑप्शंस की रणनीति के साथ। बने रहिए आप भी। और अब मैं लूंगा ऑप्शंस की रणनीति। मनीष शर्मा हमारे साथ है और निफ्टी में उन्होंने एक बेहतरीन रणनीति बनाई है, आप सबको जानना जरूरी है। बताएं मनीष। जी, निफ्टी में अगर आप देखें ब्रॉडर रेंज निकल कर आ रही है 7200 से 7500, तो इसी के लेकर मुझे लगता है एक पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 7300 का कॉल बाय करने की राय होगी और 7500 का एक कॉल बेचे। ओवरऑल रिस्क में, ओवरऑल स्ट्रैटेजी में 60 से 70 पॉइंट का रिस्क है, और अगर हम 7400 या 7500 तक एक पुल बैक दिखाते हैं तो 140 रुपए तक का मुनाफा इसमें हो सकता है। ओके, तो ये राय है इस वक्त निफ्टी पर आपको स्ट्रेटेजी बनाने की। बाय कॉल स्प्रेड है, 7300 का कॉल खरीदें और सामने 7500 का बेच दें, ताकि आपकी कॉस्ट हो जाए कम। मैक्सिमम लॉस है 70 पॉइंट का, मुनाफा मैक्सिमम बन सकता है 130 पॉइंट का। ये राय है मनीष की। वक्त है मनीष आपसे इजाजत लेने का और मानव से भी इजाजत लेने का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे भी इजाजत देने का वक्त है, मैं लूंगा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे हम आपके लिए अगला शो लेकर। आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए आज हमारे साथ होंगे आशीष वर्मा, और उनका साथ देंगे रजत बोस इस ब्रेक के बाद। सेंसेक्स निफ्टी एक साल के निचले स्तर तक फिसले। खराब ग्लोबल संकेतों ने बनाया दबाव। कल की तेज गिरावट के बाद जापान में आज भी बिकवाली हावी। पीएसयू बैंकों ने बनाया बाजार पर सबसे ज्यादा प्रेशर। एफएनओ में टॉप 10 में से 7 गिरने वाले पीएसयू बैंकों के शेयर। पीएनबी में कल की गिरावट और गहराई। कमजोर नतीजों के डर से आईओबी और यूको बैंक भी टूटे। एसीसी, अंबुजा सीमेंट में भी कमजोरी के साथ कारोबार। यूएसएफडीए से वार्निंग लेटर सार्वजनिक होने के बाद इप्का लैब्स 4.5% तक टूटा। यूएसएफडीए ने वार्निंग लेटर में दवाओं का रिकॉल करने को कहा। और देश भर के ज्वेलर्स आज हड़ताल पर। 2 लाख से ज्यादा की शॉपिंग पर पैन जरूरी करने से है नाराज। तगड़ा प्रेशर इंडियन मार्केट्स में 1% के आसपास की कमजोरी। 7229 के लेवल्स के आसपास निफ्टी में कामकाज। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स 52 हफ्तों के फ्रेश लोज पे कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ हैं रजत के बोस.com के रजत बोस। रजत जी, स्वागत है कार्यक्रम पे आपका। लगातार सस्टेन्ड सेलिंग, इस हफ्ते के तीनों दिन अब दबाव के साथ कामकाज हो रहा है, कितना और नीचे फिसलने का डर है सर? देखिए, जबकि 7241 का आंकड़ा तोड़ के अभी नीचे 7213 नया लो बना चुका है और अभी थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन मैं जो दिख रहा हूँ चार्ट पे वो ये संकेत दिखा रहा है कि 7150 के आसपास जाने की काफी जबरदस्त पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि ये या तो कल या इस हफ्ते में वहां पे पहुंच जाएगा। और ये जो सेलिंग प्रेशर आप कंटिन्यूअसली देखे जा रहा है, मुझको यही समझ में आ रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर फ्राइडे के पहले ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनना मुश्किल लग रहा है। तो अब फिलहाल कोई भी रैली में आप देखिएगा कि सेलिंग प्रेशर ही बनेगा और कुछ खास सस्टेनेबल बाइंग दिखना मुश्किल लग रहा है। कल के दिन DII FII दोनों मिलकर सेल किया है। ऐसा सिचुएशन में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा?
बिल्कुल, कल एफआईआईज ने 680 करोड़ रुपए, डीआईएज ने ऑलमोस्ट 175 करोड़ रुपए की बिकवाली करी थी। तो बाजार में जो दबाव देखने को मिल रहा है इस हफ्ते वो कंटिन्यू होगा 6150 तक, 7150 तक के लेवल्स, यानी कि इन लेवल से ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास का दबाव। इनफैक्ट इससे पहले आपको याद होगा मैं मानव चोपड़ा से बात कर रहा था, उन्होंने भी यही हाईलाइट किया था, उनका लेवल तो 7120 के आसपास था। तो तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं ये जो वीकनेस है, दबाव है, कमजोरी है, शायद यहां से और खिंचती हुई नजर आए। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। मोगा से अब मनमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनमोहन जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मनमोहन जी। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछें। मेरे आपकी आवाज हम सबके पास आ रही है। हाँ जी, डेल्टा कॉर्प के लिए पूछना था मैंने। डेल्टा कॉर्प आपने खरीद रखे हैं? हाँ जी जी सर। ओके, मेरी स्क्रीन पे आ गया। 1000 शेयर 89 की बाइंग थी, तो 23 रुपए के आसपास पर शेयर लॉस हो रहा है। रजत जी क्या करना चाहिए जिसके पास डेल्टा कॉर्प है इन लेवल्स पर? मेरे ख्याल से एक चीज कहना चाहूंगा आशीष की डेल्टा कॉर्प की चार्ट तो खराब है और इसको हम एग्जिट करने का ही सलाह दूंगा। आपकी दर्शकों को मैं ये बात कहना चाहता हूं खुलासा करके कि इस माहौल में ऐसी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज पे ज्यादा रुचि मत रखिए। अगर पैसा आपको नफा है तो भी निकल जाइए, थोड़ा सा घाटा लग रहा है तो भी निकल जाइए, क्योंकि अभी हम उसी स्तर पे पहुंच रहे हैं बेयर मार्केट का जिस स्तर पे वो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी में बहुत ज्यादा पिटाई होगा। इतना पिटाई आप निफ्टी में नहीं देखेंगे, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में उतनी पिटाई की वक्त आ चुका है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप निकल जाइए, तो पैसा घर पे रखिए, बाद में जब बॉटम दिखेगा तब निवेश कीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो मनमोहन जी बेहतर है जो लॉसेज हो रहे हैं उस लॉस को भी बुक कर लें, शायद यहां से और पेन और प्रेशर इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और डेल्टा कॉर्प तो वैसे भी हम कहते हैं हाई बीटा, यानी कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने का समय है। कोटा से अब हमारे साथ जगदीश जी जुड़ रहे हैं। सर हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। हाँ, ऐसा है, मैंने पंजाब नेशनल बैंक के 100 शेयर 145 से लिए और 100 शेयर 92 से लिए हैं, तो क्या करें फ्यूचर में? मैं लॉन्ग टर्म में रख सकता हूँ उसको, लॉन्ग टाइम के लिए। और दूसरे, क्या इलाहाबाद बैंक इस रेट में बाय करना बनता है? कौन सा बैंक? इलाहाबाद बैंक? इलाहाबाद में, हाँ। ओह, पीएनबी में एवरेज करा था, तो एवरेज करके इनकी पोजीशन हो गई 118 रुपए के आसपास की, लेकिन उसके नीचे कहीं नीचे कामकाज करता हुआ आज भी 5-5.5% का दबाव। कल आपको याद होगा नंबर्स आए थे और एसेट क्वालिटी में, हालांकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के बाद, लेकिन एसेट क्वालिटी में एक तगड़ा झटका लगा था। रजत जी, पीएनबी क्या करना चाहिए? इनकी एवरेज बाइंग 118 रुपए की है। साथ साथ जानना चाहते हैं इलाहाबाद बैंक, क्या हिम्मत करें इन लेवल्स पे खरीदारी करें? देखिए, इलाहाबाद बैंक की रिजल्ट में थोड़ी सी इतना खराबी नहीं था, जबकि दूसरी जगह पे जितना वीकनेस या जितना नेगेटिव संकेत आया था। बट मैं यही बोलना चाहूंगा, चाहे इलाहाबाद बैंक हो जिसमें कि थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन दिखाया, और चाहे पीएनबी हो जहां पे भी आपने एनपीए की चक्कर में शॉक आया था, अभी इन बैंकों ने कोई नहीं बताया आपको कि एनपीए का क्लीन अप ऑपरेशन पूरा हो चुका है। तो इसीलिए एक तो इसमें लॉन्ग टर्म रहेंगे, मतलब अगले 5 साल के लिए आप रखेंगे तो ठीक है, वो नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, तब आप वो सब सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल फ्रेश खरीदारी इलाहाबाद बैंक में चाहे वो कितना ही नीचे आए नहीं करिए। इसमें यहाँ से भी नीचे नहीं जाएगा, कोई नहीं बोल सकता। आप ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक पे देख चुके हैं कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो रिगार्डिंग पंजाब नेशनल बैंक, आपने जो नया कुछ दिनों पहले जो लिया है 92 रुपया में, उससे निकल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। और पुरानी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और क्या बोलूंगा यहाँ इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, आईओबी, पीएनबी 6 से 10% की बिटाई आज के ट्रेडिंग सेशन में। पीएसयू बैंकिंग साइड में बड़ा दबाव है। रजत एकदम राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं। कल जब पीएनबी से मैंने ही बातचीत करी थी रिजल्ट्स के बाद, तो उस मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के बाद जो एक्स्ट्रा एनपीएस घोषित करने थे उसका 55% उन्होंने इस क्वार्टर में करा है, यानी कि अगले इस Q4 में भी उसका ही 45% के आसपास का अतिरिक्त दबाव आने वाला है। तो बैलेंस शीट पे या फिर एसेट क्वालिटी पे वो स्ट्रेस जो है वो तो विजिबल रहेगा अगले क्वार्टर में भी। अहमदाबाद से अब हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ रहे हैं। सर हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए सवाल। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। यस सर।
हाँ सर जी, मेरे पास सिजलोन एनर्जी है 16 रुपए का भाव से 2000 शेयर। हाँ। और मेरा 3 से 4 साल का नजरिया है और मैं ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? रजत, क्या वाकई किसी को ऐड करना चाहिए? क्योंकि हम मान के चल रहे थे, सब लोग कहते थे 18 बड़ा अच्छा सपोर्ट है क्योंकि दिग्गज इन्वेस्टर उन लेवल्स के आसपास आए थे, लेकिन बड़ी आसानी से उन लेवल्स के नीचे स्लिप हो गया। अब तो 14 के लेवल्स के आसपास कामकाज हो रहा है। इनको क्या रणनीति बनाए और क्या फर्दर इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए? रिकमेंडेड है? आशीष, इसमें पिछले जून की महीना से पहले आपने सोचे थे कि 18 से 22 के बीच में इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऊपर की तरफ भागेगा। एक बार आपकी यही शो में मैंने 22 के ऊपर जाने से बाई करिए ऐसा सलाह भी दिया था, लेकिन उसके बाद में आपने खुद ही अभी बोला कि 18 का स्तर ये किस तरीके से तोड़ा है। तोड़ने के बाद में अभी 16 में जो छोटा सा सपोर्ट था वो भी तोड़ के 14 के आसपास पहुंच चुका है। मैं तो यही कहूंगा कि फ्रेश खरीदारी इसमें मत कीजिए, क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले ही बोला कि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी जबरदस्त रूप से पिटाई होगा। अभी निफ्टी चाहे यहाँ से 5-6% गिरे, स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ से 25-30% गिर सकता है। तो फ्रेश खरीदारी करने का सोचिए ही मत। ये हम ऐसा पैनिक कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस लेवल के आने के बाद में ज्यादा मैग्नीफाइड एक्शन होता है स्मॉल कैप मिड कैप में, क्योंकि वहां पे इलिक्विडिटी आ जाएगा। आप निकलना चाहेंगे, निकल नहीं पाएंगे क्योंकि आपको क्वांटिटी में बेचना मुमकिन नहीं होगा। ये सब प्रॉब्लम है। तो फिलहाल नया खरीदारी मत कीजिए, अभी बार्गेन बाइंग का टाइम आया नहीं है स्मॉल कैप मिड कैप में। ओके, चलिए, लेकिन रिजल्ट सीजन जोरों पर है और कल आपको याद होगा दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के रिजल्ट्स आए थे। उन रिजल्ट्स का वक्त हो चुका है उस एनालिसिस का, अब वक्त है बोर्डरूम का। और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स लार्जली इन लाइन थे। जो बाजार उम्मीद कर रहा था कि कमजोर नंबर्स वैसे ही होंगे, उसी पे तर्ज पे खरे उतरे। आय में 4-4.25% बढ़त की उम्मीद थी, 3.25% के आसपास आय बढ़ी। मार्जिन हमारी उम्मीद से कुछ बेहतर थे, लेकिन धक्का लगा था प्रॉफिटेबिलिटी पर। एकदम सपाट थी, बाजार उम्मीद कर रहा था 12% के आसपास का उछाल, पर वो लार्जली फॉरेक्स लॉस जो आया था खासतौर पर वेनेजुएला के ऑपरेशंस के चलते, उसका ये मार या उसका दबाव देखने को मिला है। लेकिन इन नंबर्स पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सोमेन चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेन जी, स्वागत है सीएनबी से आवाज पर आपका। जिसे मैं हाईलाइट भी कर रहा था, घरेलू और अमेरिकी कारोबार का प्रदर्शन तो अच्छा रहा है, लेकिन रूस और वेनेजुएला ये पेन पॉइंट्स थे और यहीं पे दबाव देखने को मिला है। वहां कब तक सुधार होगा, हालात कब तक इंप्रूव होने की गुंजाइश है? सर, हमने देखे हैं जो क्रूड ऑयल प्राइस होता है उसका काफी इम्पैक्ट है ये दोनों इकोनॉमी में, रशिया और वेनेजुएला। जैसे क्रूड ऑयल प्राइस कम होते जा रहे हैं, बहुत प्रेशर आ जाता है, बहुत दबाव आ जाता है इस इकोनॉमी में। तो रशिया में ये कांस्टेंट करेंसी देके जैसे रूबल में हमें कुछ ग्रोथ मिल रहा है, मगर एक रूबल में एक साल पहले जैसे Q3 FY15 में हमें ₹1.30 मिलता था। अभी Q3 FY16 में वो एक रूबल में सिर्फ ₹1 मिल रहा है। और आप अभी देखें अगर Q4 में अभी जो चल रहा है इस वक्त, तो अभी एक रूबल का सिर्फ 88 पैसा है। तो जैसे क्रूड ऑयल प्राइस दबाव में आता है तो ये करेंसी डिवैल्यूएशन काफी हो जाता है। तो बेसिकली करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट वहां पे था, इसीलिए वो मैंने हाईलाइट भी करा, प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में थी क्योंकि फॉरेक्स लॉसेज आए थे। लेकिन हम सब की नजरें हैं वो जो यूएस एफडीए ने 3 प्लांट्स पर इस कंपनी के वार्निंग लेटर दिया है। पहले तो ये समझाएं इन तीनों प्लांट्स की इंपॉर्टेंस, कितनी कुल आय का कंट्रीब्यूशन इन तीनों प्लांट से आता था और इन पर कंपनी ने कोई कदम उठाया है, क्या प्रोग्रेस चल रही है? सर, वो जब वार्निंग लेटर आए थे उसी टाइम मैंने बताया था कि जो ये तीनों प्लांट से जितना हम एपीआई और फिनिश डोजेज बनाते हैं और वो एपीआई कन्वर्ट होके जो फिनिश डोजेज बनते हैं उस सब मिलके कुल मिलाकर 10 से 12% था। मगर उसके बाद हमने काफी रिस्क मिटिगेशन एफर्ट्स ले चुके हैं, कुछ साइट ट्रांसफर भी वहां से हो चुके हैं। एंड अभी तक तो ये वार्निंग लेटर के साथ कुछ भी ये इम्पोर्ट अलर्ट तो उसके साथ नहीं था, इसीलिए सप्लाई तो कंटिन्यू रहा। तो इसीलिए जो इम्पैक्ट आप बता रहे हैं वो थियोरेटिकल है। अच्छा, हम सबके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों प्लांट्स का मामला कब तक सुलझने वाला है? कोई टाइम फ्रेम सेट है?
कब तक आप एक्सपेक्ट करें कि रेजोल्यूशन हो जाएगा? देखिए, हमारे मैनेजमेंट के तो ये सबसे टॉप प्रायोरिटी है। जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो इसी पर ही फोकस है। तो टॉप प्रायोरिटी में हम कर रहे हैं। हमने जो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है, जो रिनाउंड कंसल्टेंट है, उनको भी एंगेज किए हैं। उनके काफ़ी सारे लोग हमारा प्लान में काम कर रहे हैं हमारे क्वालिटी टीम के साथ। और हमारा तरफ से हमने कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं जो भी हमने कमिट किया है उसके अगेंस्ट में वीक बाई वीक हमें क्या अचीव होना चाहिए, और हम वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं यूएसएफडीओ को। हम उस प्रोग्रेस को क्लीनली मॉनिटर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि ये स्टॉक 4300 के हाईज लगाए थे और आज ये 2800 के लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है। उसी वार्निंग लेटर के बाद स्टॉक पे एक तगड़ी गाज गिरी थी। सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन रजत जी, डॉक्टर रेड्डीज आज भी 3.5% के आसपास का दबाव, अपने हाई से बड़ा सिग्निफिकेंट करेक्शन, क्या लग रहा है सर चार्ट्स पर? देखिए आशीष, डॉक्टर रेड्डी जो है वीक तो है, बट इसमें अभी ये 3100 के आसपास में इसका 50 डे मूविंग एवरेज था, उसको ये पार नहीं कर पाया। 6 अटेम्प्ट लिया था पिछले 10 दिन में, वो अनसक्सेसफुल होकर कल नीचे आया, आज और नीचे जा रहा है। 2750 इसी के आसपास ये लो बनाया था जनवरी के अंत में। 21 तारीख को 2750 का लो बनाया था। ये लो तोड़ने के बाद में डॉक्टर रेड्डी 2575 इसी के आसपास में भी पहुंच सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी इसमें दिखाई दे रहा है। बट जब तक 2750 नहीं टूट जाता है तब तक उम्मीद रखिए कि हो सकता है, बिकॉज इट्स अ गुड कंपनी, इट में अट्रैक्ट सम बाइंग, बट इस माहौल में बाइंग जनरली बहुत कम आ रहा है। फिर भी 2750 तक देखिए, उसके बाद में कोई हालत में शॉर्ट टर्म पोजीशंस किसी को है तो उसको रखना नहीं चाहिए। तो 2750 बेहद अहम लेवल, ध्यान रखें। रजत हमारे साथ बने हुए एक छोटा सा ब्रेक के बाद आईटीएल का अपडेट लेकर आऊंगा। और सीएनबीसी आवाज पर चल रहे आईटीएल के महामुकाबले में ट्रेडर्स, विमेन और कमोडिटी लीग में इस वक्त किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, ये एक नजर डाल लेते हैं। आनंद ठक्कर साहब ट्रेडर्स में लीड करते हुए 126% के तक रिटर्न्स, हालांकि विश्वेश साहब और मेहता जी के भी ऑलमोस्ट 100% के आसपास के रिटर्न्स बीते एक हफ्ते के हैं, ध्यान रखेंगे। विमेन्स लीग में आपकी स्क्रीन पर रिटर्न्स आते हुए निशा सरोहा 93% के रिटर्न्स, और अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले तो एक मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस इनके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएगा। वहीं कमोडिटी लीग आपकी स्क्रीन पर आएगी और वहां पर देख लीजिए मोहम्मद साहब ने ऑलमोस्ट 76% के रिटर्न्स क्लॉक करें। हालांकि बाकी पार्टिसिपेंट्स के भी मनीष जी हुए या फिर रेड्डी साहब हुए या रविंदर भट्ट हुए 55 से 60% के आसपास के रिटर्न्स कमाते हुए। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे आपके लिए रजत बोस के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। रजत बोस साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल है धनबाद से मनोज जी का। नीलकमल 50 शेयर 1230 की बाएंगे, क्या करेंगे सर? इसमें होल्ड करके रखना चाहिए। आप 1140 के नीचे स्टॉप लगाइए और होल्ड करके रखिए। अहमदाबाद से परख खुशहाल जी का सवाल, गति लिमिटेड 300 शेयर 176 की बाइंग, होल्ड करिए 95 के नीचे स्टॉप लगा के। हैदराबाद से एस के चारी जी का सवाल, ग्रैन्यूल्स इंडिया 10,000 शेयर 165 की बाइंग, फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है, फिर भी 100 के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड करके रखिए। हैदराबाद से फरीन जी का सवाल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 6,000 शेयर 502 की बाइंग, इसमें मेरे सलाह एग्जिट करने का है। कानपुर से आशीष शुक्ला, उदयपुर सीमेंट 1000 शेयर 12 रुपए 30 पैसे की बाइंग, एग्जिट करने का सवाल ही दे रहा हूं। बड़ौदा से राज जी का सवाल है, लॉयड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 100 शेयर 223 की बाइंग, होल्ड विथ अ स्टॉप बिलो 217।
कोलकाता से असीम मर्चेंट जी का सवाल है, पेन्नार इंडस्ट्री 100 शेयर 60 की बाइंग। एग्जिट करिए। कोलकाता से नारायण चटर्जी बॉश 100 शेयर 18,000 की बाइंग। ये स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, इससे निकल जाना ही बेहतर रहेगा। दिल्ली से चंचल कुमार जी का सवाल, बजाज कॉर्प 1200 शेयर 430 की औसत बाइंग। ये भी वीक लग रहा है, निकल जाने से बेहतर होगा। ओके रजत सर, कई सारे स्टॉक्स पे और इतनी क्विकली सलाह देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए भी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला है इस ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप का, हेमंत जुड़ेंगे हमारे साथ।